वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसर 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। विच साइन एंड सिम्टम्स वुड यू एक्सपेक्ट इन एन इन्फेंट विद इंटरसेप्शन? आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाएंगे? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें, फिर आंसर दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से फिर आंसर दें। सिवियर कोलिकी, एब्डोमिनल पेन एंड अ सॉसेज शेप्ड मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। गंभीर कोलिकी, पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि इंटरसेप्शन वह स्थिति होती है, जो इंटरसेप्शन है ये फ्रेंड्स वह स्थिति है जिसमें एक आंत की नली दूसरे आंत में घुस जाती है। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको एक्सप्लेन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कंपलसरी इसलिए हो जाता है एक्सप्लेन कि फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेन से आपको समझ में आ जाता है अच्छे से और अदर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इंटरसेप्शन वह स्थिति है जिसमें एक आंत की नली, ठीक है, दूसरे आंत में घुस जाती है, जिसके कारण भोजन तरल पदार्थ के प्रवाह का रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त आंत में रक्त प्रवाह भी बंद हो जाता है, जिसके कारण उदर में पीड़ा होने लगती है। बच्चे में इस प्रकार के विकार या इस प्रकार के जो विकार के कारण हैं वो पेट दर्द तथा रोने के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चे में इस प्रकार जो इस विकार के कारण पेट दर्द तथा रोने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त म्यूकस एवं रक्त के साथ शौच, उल्टी, पेट में तेज ऐंठन, अतिसार अर्थात डायरिया, बुखार आदि के लक्षण भी दिखाई देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ नॉट फाउंडिंग इन डेंगू पेशेंट? इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता? अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि डेंगू के मरीज में क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। डेंगू के मरीज में क्या नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? विच इज़ नॉट फाउंडिंग इन डेंगू पेशेंट। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, हाइपरटेंशन। एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे कि डेंगू के मरीज में हाइपरटेंशन जैसी समस्या नहीं पाई जाती है। डेंगू के मरीज में हाइमोडाइल्यूशन, डेंगू के मरीज में हाइमोडाइल्यूशन, कोशिका पारगम्यता में वृद्धि और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सामान्य तौर पर पाया जाता है। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छरों द्वारा 4 प्रकार के वायरसों द्वारा फैलाया जाता है। जो डेंगू मच्छर है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि डेंगू मच्छर किस मच्छर से फैलता है या किस प्रकार के मच्छर के द्वारा ये फैलता है, तो एडीज इजिप्टी मच्छरों के द्वारा ये फैलता है और ये 4 प्रकार के वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इज, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इज, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए रिपीटेड हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, फॉर सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। आप एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ें कि स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा मनुष्य में आदतें निरंतर अभ्यास के कारण पड़ जाती हैं। जो मनुष्य में कोई भी फ्रेंड्स अगर मनुष्य में आदत पड़ती है तो निरंतर अभ्यास के कारण ही पड़ती है।
भविष्य में ये आदतें ही मानव प्रकृति का रूप धारण कर लेती हैं। अतः बचपन से ही बालक के अंदर स्वस्थ आदतों का समावेश कराना माता-पिता का पुनीत कर्तव्य होता है। ठीक है? बालक की यही स्वस्थ आदतें बड़े होने पर स्वस्थ जीवन का आनंद प्रदान करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सम्मेलन में स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया गया था। शरीर की रोगी से मुक्ति शरीर की रोगी से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य से तो उसका संपूर्ण शारीरिक मानसिक यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स कि एक सम्मेलन था जिसमें WHO के सम्मेलन में कहा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सम्मेलन में कहा गया था, स्वास्थ्य को इन कुछ शब्द ऐसे बोले गए थे जिसमें दिए गए थे इसमें, ठीक है, कुछ टैग लाइन्स दी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक सम्मेलन में कहा गया था या परिभाषित किया गया था कि शरीर की रोगी से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के स्वास्थ्य से तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखकर तुरंत आंसर दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। Dark yellow milk that is secreted from the mother's breast in the first 2 days after delivery is called। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी पूछे गए, कई कई बार पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएनएम में। ठीक है, जो लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा यूट्यूब पर, बहुत से लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो केवल आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं जिनमें सिर्फ आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, वो लोग व्यूज पाने के लिए सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं फ्रेंड्स कि जिन चैनलों में केवल ऐसे ही ऊट पटांग के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग खुद इतना समझदार हैं कि अब समय बहुत आगे निकल चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून पाया जाता है। ठीक है, तो सभी को पता होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं। 75% जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ना ही ज़्यादा ये नॉर्मल होते हैं। ये एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और जो 25% क्वेश्चन बचते हैं, ये 25% क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन जो होते हैं ये टफ होते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना है जो लोग ये कहते हैं कि आप इतने पढ़ लो, ये क्वेश्चन इसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत से लोग मतलब हमेशा आपको बलगलाने का प्रयास करते हैं कि सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है बाई चांस अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाएँ तो वो सबको आते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन दोहराने से बार-बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से हमेशा कुछ नया पढ़ने की कोशिश किया करें और जितना हो सके फ्रेंड्स अच्छे से रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन को। डार्क येलो मिल्क दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट यहाँ पे ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 2 डेज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के जो प्रारंभ के 2 दिन होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो मिल्क सीक्रेट्स होता है, मिल्क निकलता है, तो उसे फ्रेंड्स कोलेस्ट्रम कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इस जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, इसको हम फ्रेंड्स कोलेस्ट्रम कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्रारंभ के 2 दिन
माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला रंग का जो दूध होता है इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। इसमें फ्रेंड प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रम होता है ये प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। इसको पीने से शिशु की जो पाचन क्रिया बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पाचन क्रिया बढ़ जाती है तथा इसे ग्रहण करने से शिशु को रोगों से बचाया भी जा सकता है। जो ये दूध होता है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रम होता है, इसको पिलाने से या शिशु अगर ये दूध पीता है तो इससे क्या होता है कि बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को, आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, निषेचन की क्रिया जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, निषेचन की जो प्रक्रिया है या क्रिया है वो संपन्न होती है, तो वो कहाँ पर संपन्न होती है फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो ये फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब पर होती है। ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। ये जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से बनता है। ठीक है, सम्मिलित होने से या युग्मनज जाइगोट बनने तक की क्रिया होती है फ्रेंड्स। क्या होता है जब एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके मिलन से जो युग्मनज बनता है, ठीक है, बनने तक की एक क्रिया होती है फ्रेंड्स, जिसे जाइगोट कहते हैं हम। यह मादा के डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। ठीक है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें ये संपन्न होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पढ़ें और आंसर दें। हाई प्रोटीन रिच डाइट इज गिवन इन दिस डिसीज, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है? हाई प्रोटीन रिच डाइट इज गिवन इन दिस डिसीज। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, ये किस बीमारी में दिया जाता है? अधिक प्रोटीन युक्त जो भोजन होते हैं वो किस बीमारी में दिया जाते हैं? यक्ष्मा हो गया, जिसे टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं इसे। ठीक है, डायबिटीज हो गया, जॉन्डिस, ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टीबी, यक्ष्मा। ठीक है, इसे तपेदिक कहा जाता है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इसे क्षय रोग या फिर यक्ष्मा भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा, इसे तपेदिक के नाम से भी हम जानते हैं, क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग को पता है, टीबी तो कॉमन नाम है। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस है अर्थात टीबी में बुखार दीर्घकालीन होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। जो बुखार होता है वो लंबे समय तक रहता है। जो यह जब आपको टीबी हो जाता है, ठीक है, दीर्घकाल तक बुखार रहने से शरीर की कोशिकाएं और जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं एवं जो तंतु होते हैं उनका क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? उनका क्षय अर्थात विनाश होने या डैमेज होने लगते हैं वो चीज। यकृत तथा ऊतकों में जमा ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो यकृत है तथा जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें जमा जो ग्लाइकोजन होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से रोगी को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो रोगी होते हैं उनको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। यह रोग मुख्य रूप से या मुख्यतः जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है ऐसा। तो ये जो टीबी होता है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, उसमें वायरस से जो होने वाले भी रोग लिखे होंगे, फंगल इन्फेक्शन वाले भी रोग होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, टीबी में उच्च प्रोटीन तथा उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि फ्रेंड टीबी जो होती है उसमें क्या होती है, आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे आप कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन होता है आपके यकृत ऊतकों में जमा होता है वो भी ग्लाइकोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है फ्रेंड्स, आपका शरीर बेकार होने लगता है।
तो इसमें क्या होता है कि टीबी में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी 2500 से 3000 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और प्रोटीन 80 से 120 ग्राम, वसा की भी मांग की काफ़ी बढ़ जाती है। जो प्रोटीन है फ्रेंड्स वो 80 से 120 ग्राम, और वसा की मांग भी इसमें बढ़ जाती, काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द टोटल बॉडी वेट्स? हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? बताएं फ्रेंड्स, हमारे जो बॉडी का कितना परसेंट जो भाग है वो जल से बना होता है? आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, कहीं कहीं फ्रेंड्स यहाँ पे 70 लिखा होता है, 70% भाग हमारा जल से बना होता है। ठीक है, कहीं कहीं 65 लिख देते हैं। कितना हमारा जो शरीर है वो जल से बना होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें हम तो 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 62% जो भाग है वो हमारा किससे बना होता है? जल से बना होता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि जो 60 से लेकर 70% जो भाग है फ्रेंड्स वो जल से बना होता है हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% जल से ढका है। जो पृथ्वी है वो लगभग कितने परसेंट जल से ढकी हुई है फ्रेंड्स? तो 71% जल से ढकी हुई है। जल में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीव शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है। जो जीव शरीर का जो संगठन है फ्रेंड्स वो जल के गुणों पर आधारित होता है। इसलिए या शरीर भी या इसलिए या फिर शरीर में 57 से 65% तक पाया जाता है। ठीक है, जो पानी है, जल है, वो हमारे शरीर में 57 से 65% तक पाया जाता है। मानव स्वयं दिन भर में अनुमानतः अपने शरीर का जो शरीर भार का लगभग 2% जल प्रयोग करता है। ठीक है, जो मानव है वो स्वयं दिन भर में अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स, ये अनुमानित होता है कि अपने शरीर के भार का, ठीक है, अपने शरीर के भार का लगभग 2% जल प्रयुक्त करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लें फिर आंसर दें। रेशियो ऑफ हीट टू बॉडी इन एन इन्फेंट एज, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड है। रेशियो ऑफ हेड टू बॉडी इन एन इन्फेंट एज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1:4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, 1:4। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि सिर और शिशुओं के शरीर के बीच अनुपात 1:4 है। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भुजाएं बड़ी तथा पैर छोटे होते हैं। ठीक है, सिर की तुलना में जो भुजाएं होती हैं बड़ लिख गया। ठीक है, बड़ यहाँ पे बड़ी हैं। ठीक है, भुजाएं बड़ी तथा पैर छोटे होते हैं। शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 अर्थात 1:4 भाग होता है, जबकि जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, 1:7 होता है। ठीक है, 1:7 होता है, 1:7 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। विच विटामिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी? कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स, विच विटामिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी? पढ़ें क्वेश्चन को आप अच्छे से फिर आंसर दें। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं। विच विटामिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी? जो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन सा विटामिन है? तो फ्रेंड्स वो विटामिन है ई। इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन ई यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आपका।
विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है और ये बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट होगा। और यहाँ पे विटामिन ए जो है फ्रेंड्स, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी हो जाती है। और फ्रेंड्स जो विटामिन डी है, विटामिन डी क्या है फ्रेंड्स? इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ये फ्रेंड्स रिकेटस, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और फ्रेंड्स जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है? हड्डियां होती हैं फ्लेक्सिबल अर्थात कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। ठीक है, जिससे हड्डियों का टूटने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? तो हमें सूर्य से मिलता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आता है। यहाँ पे विटामिन के, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, ये नेप्थोक्यूनोन होता है। ठीक है, नेप्थोक्यूनोन। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो नेप्थोक्यूनोन है। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी पाई गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा आपके। ठीक है, अगर कहीं चोट लग जाएगी तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड बराबर बहता रहेगा। और एक बात और है फ्रेंड्स कि अगर विटामिन के उन मरीजों में बहुत कम होती है, हीमोफीलिया के मरीज जिन मरीजों को हीमोफीलिया हो जाता है उनमें विटामिन के की मात्रा बहुत कम होती है। और अगर उनको चोट लगती है तो ब्लड बराबर मात्रा में बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, विटामिन ई ये बांझपन के लिए जिम्मेदार है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। देख लें आप अच्छे से। विटामिन ई बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जानी जाती है। जो विटामिन ई है ये बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाते हैं। यह विटामिन रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया टोकोफेरॉल है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वायु का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करती है। विटामिन ई का मुख्य कार्य उसके ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है। इस तरह कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि यह विटामिन ए की बचत करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है कि ये फ्रेंड्स क्या है? विटामिन ए की बचत करता है। कौन? विटामिन ई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक पॉइंट रह गया है फ्रेंड्स, देख ले कि विटामिन ई की कमी से प्रमुख रूप से प्रजनन अंग का ठीक कार्य नहीं करते हैं। क्या होते हैं? जो आपके प्रजनन अंग होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। मतलब जो आपकी प्रजनन क्षमता होती है, यौन क्षमता होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जिससे कभी कभी स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। जो विटामिन ई की कमी के कारण ही ऐसा होता है। स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है। ये किसके कारण होता है? ये फ्रेंड्स विटामिन ई के कारण ऐसा होता है। तथा पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से आंसर दें। जितना हो सके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन इज, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में, यहाँ पे फ्रेंड्स जल की बात नहीं हुई है, बट यहाँ पे हम दोनों अभी आपको समझाते हैं, वसा में और जल में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी है। ठीक है, जो बी और सी है ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील है। और यहाँ पे वसा की अगर बात की जाए तो वसा में यहाँ पे फैट सोलेबल विटामिन पूछा गया है। तो फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, ये जो चार विटामिन हैं आपके, ये चारों क्या है? वसा में घुलनशील है, ये वसा में घुल जाते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है।
क्या दे पूछा गया, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब फैट सोल्यूबल विटामिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी भी है। ठीक है, क्योंकि ए और ई, ठीक है, ये क्या है, वसा में घुलनशील है, बट यहाँ पे जो बी है, विटामिन बी है, ये किस में, जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स, कि विटामिन को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ए की। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। प्रोटीन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो बताएं फ्रेंड्स, ये कैसा है, अनरिलेटेड है, इनकम्पेटिबल है, या फिर ट्रू है, फॉल्स है, कैसा है, इनकम्पेटिबल है, अनरिलेटेड है, फॉल्स है, या ट्रू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ट्रू है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि प्रोलाइन या प्रोटाइन, ठीक है, यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, यह कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें आप अच्छे से, पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। डूरिंग बिजी पीरियड द एक्टिविटीज दैट पाइल अप ओवर वन another इज कॉल्ड। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। डूरिंग बिजी पीरियड द एक्टिविटीज दैट पाइल अप ओवर वन अनदर इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीक लोड होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, पीक लोड, ऑप्शन बी राइट होगा। एक्सप्लेन को देखें कि व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें व्यस्ततम भार अर्थात पीक लोड्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ें, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, पढ़ें से। यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ लॉन्च्ड बीएफएचआई इन 1992। व्हाट इज बीएफएचआई। 1992 में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा बीएफएचआई को लागू किया गया। बीएफएचआई क्या है फ्रेंड्स, बताएं ये क्या होगा इसका राइट आंसर। जो बीएफएचआई क्या है, गेस करें, बीएफएचआई क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके रिवीजन करें, ठीक है। बीएफएचआई का पूरा नाम पूछ लिया गया है, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। क्या होगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि 1992 में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा ये लागू किया गया था। बीएफएचआई, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को लागू किया गया। बीएफएचआई का पूरा नाम बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने वाली प्रथाओं को लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मातृत्व सुविधाएं स्तनपान सहायता केंद्र बने। ठीक है, ये फ्रेंड्स सहायता केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग ही मिस्टेक होती है, ठीक है, सहायता केंद्र बने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ये फ्रेंड्स किसके द्वारा अधिकांश अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से आप पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोषक जो तत्व होते हैं, ठीक है, उसका अधिकांश जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए होता है, छोटी आंत के जरिए होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि मुख व आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है। मुख व आमाशय के बाद जो भोजन होता है ग्रहणी में आता है,
भोजन कायम के रूप में जब आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी से अंशतः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत्र अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए फ्रेंड्स इसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है, जो छोटी आंत है, ठीक है, इसमें चला जाता है जहां पर पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 15 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है सभी और रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन को। मेन रोल ऑफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है? मेन रोल ऑफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट होगा, ठीक है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं, एक्सप्लेन को आप अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स, ठीक है। मानव शरीर में जिंक अर्थात जस्ता का मुख्य कार्य डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना होता है। जिंक जैसे जस्ता, ठीक है, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। ये हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है फ्रेंड्स, ठीक है। यह शरीर की हर एक कोशिका, ठीक है, यह शरीर के हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, ठीक है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। और यह कई एंजाइम्स में को फैक्टर, ठीक है, कई एंजाइम्स में को फैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जिंक कार्बोनिक इनहाइड्रेज, जिंक जो है वो कार्बोनिक इनहाइड्रेज का मुख्य तत्व है। यह आंखों के आइरिस, रेटिना एवं लेंस में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अर्थात वजन 70 केजी के शरीर में लगभग 140 से 230 केजी जिंक उपस्थित रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, आप इसे पढ़ ले अच्छे से फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक्सपैंड डीपीटी, डीपीटी को विस्तारित करें, डीपीटी को विस्तारित करें फ्रेंड्स, विस्तार से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, डीपीटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डीपीटी, इसका पूरा नाम बताना है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिप्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस टिटनेस हो गया, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी आपको समस्या हो या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकता है फ्रेंड्स, 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है फ्रेंड्स वो पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए 2000 रुपये रखी गई है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।